आज प्रदेश में लाखों स्कूल हैं, लाखों टीचर्स हैं, उसके क्या हालात हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा हिस्सा निजी हाथों में है, जहां पर जो सरकारी बदहाली है उससे बचने के लिए हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत बड़ा हिस्सा इन निजी स्कूलों द्वारा पूरा किया जाता है। इधर देखने में यह आ रहा है कि निजी स्कूलों की जो फीस है वो तरह तरह से बहुत सारे हेड्स में वसूली जाती है। पहले ट्यूशन फीस हुआ करती थी, उसके बाद उसमें कहीं कहीं बिजली का पैसा जुड़ गया, कहीं स्विमिंग पूल का पैसा जुड़ गया, कहीं एयर कंडीशनिंग का पैसा जुड़ गया। तो बहुत सारे मदों में होते होते वो फीस का जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा होता चला गया। आज हालात ये है कि बच्चों को पढ़ाना एक मजबूरी है, एक इंसान के लिए अपना इलाज कराना मजबूरी है, एक इंसान के लिए अपनी बुनियादी इन दो जरूरतों के लिए प्राइवेट बॉडीज पर निर्भर रहना बहुत जरूरी है, मजबूरी है इसको कहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो ध्वस्त हो गया है। तो सरकारी सिस्टम ध्वस्त होने के पीछे हमें कुछ कारण नजर आते हैं। हमने देखा कि स्कूलों का जो प्राइवेट स्कूल हैं, अगर आप उन पर नजर डालें तो ये ज्यादातर स्कूल किसी न किसी राजनेता या किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से अच्छे खासे एफिलिएटेड होते हैं। एफिलिएटेड ही नहीं होते हैं, बहुत अच्छे संपर्क होते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के मध्यम वर्ग से लेकर अपर क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन चीजों का मनमाना फायदा इन स्कूलों द्वारा उठाया जाता है। मनमाना फायदा इस तरह से कि स्कूलों में गाइडलाइंस हैं कि जब कोई भी तरह की फीस आपको बढ़ानी हो, जब किसी भी तरह का मेजर निर्णय लेना हो जिसका फर्क अभिभावक की जेब पर पड़ेगा या उनके बच्चों के फ्यूचर पर पड़ेगा, तो उसमें अभिभावकों की भागीदारी हो। लेकिन बहुत कम स्कूल ऐसे हैं जो इसका पालन कर रहे हैं, बहुत कम स्कूल ऐसे हैं जिनके स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज में अभिभावकों की भागीदारी सक्रिय रूप से होती है। अगर होती भी है तो वो खानापुरी के तौर पर। हमारी सरकारों में ऐसे बहुत सारे नियम और कानून हैं जिन कानूनों के तहत इन स्कूलों को रेगुलेट किया जा सकता है और उनको एक गाइडलाइन के अंदर चलने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे कानून, ऐसा नहीं है कि वो है ही नहीं, लेकिन वो कानून निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय इसलिए है, जैसे मैंने बताया था, कि कानून का पालन कराने वाले जो लोग हैं उन्हीं की उन स्कूलों में या तो हिस्सेदारी है या नातेदारी है या वो उसके खुद ओनर हैं। सरकारी ढांचा चाहे वो अस्पताल का हो या स्कूल का हो, उसको ध्वस्त कराने में इनका फायदा है। फायदा इसलिए कि तभी जब सरकारी ढांचा ध्वस्त होगा तो जनता निजी स्कूलों में, निजी अस्पतालों में जाने को मजबूर होगी और मजबूर जनता का दोहन करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, चाहे वो तंत्र हो या स्कूल का तंत्र हो या सरकारी तंत्र। आज हम कुछ बहुत, ये तो अब जनरल बातचीत हो गई, हम कुछ तथ्यों के साथ आपके सामने आए हैं कि किन किन बातों से आज का अभिभावक, हम और आप भी जिसमें शामिल हैं, पीड़ित हैं। बच्चों को पढ़ाना सबकी मजबूरी है, लेकिन वो मजबूरी का फायदा कहाँ उठाया जाता है जिसका एक संगठित आवाज कभी भी उठ नहीं पाई। अगर उठी है तो वो दबा दी गई, अगर वो उठी है तो वो ज्यादा आगे तक सस्टेन नहीं कर पाई। तो आम आदमी पार्टी ने इस बात को समझते हुए ये पहल की है कि आप शिक्षा देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, हम इस बात को मानते हैं, धन्यवाद करते हैं, लेकिन इसकी आड़ में अगर आप व्यापार करते हैं और लूट करते हैं खुलेआम, इसका हम विरोध करते हैं और ये चल नहीं सकता, ये होने नहीं देंगे। स्कूल शिक्षा एक बहुत पवित्र बिजनेस माना जाता है। इसको बिजनेस कहना ही वैसे तो गलत होगा, लेकिन बहुत व्यवहारिक तौर पर हम स्वीकार करते हैं कि ये बिजनेस है। और कोई भी बिजनेस अगर आप और हम करते हैं तो इसमें एक तय सीमा में कुछ प्रॉफिट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो हम समझते हैं कि अगर कोई चीज लागत के तौर पर लगाई जाती है तो उस लागत को एक तो निकालना जरूरी होता है और उस पर एक बेयर मिनिमम प्रॉफिट भी जरूरी होता है। इस प्रॉफिट की लेकिन कोई सीमा होती है। कोई भी अच्छे से अच्छा बिजनेस 5%, 10%, 15% या 20% पे चलता है, लेकिन अगर स्कूलों के आंकड़े उठाएं तो आप चौंक जाएंगे कि कुछ स्कूल 500 से ज्यादा या 1000% तक के मार्जिन पर काम करते हैं। वो भी अकाउंटेड नहीं है और वो भी पूरी तरह से सरकारी और जनता की आंखों में धूल झोंक कर ये फायदा उठाया जा रहा है और मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। तो ये कुछ आंकड़े हम आपके सामने रखना चाहते हैं। अभी हाल में ही जयपुरिया स्कूल के
पेरेंट्स ने आवाज़ उठाई थी। कल आप लोग परिचित होंगे, वहाँ पर प्रोटेस्ट भी हुआ था और हमारे डीएम साहब भी वहाँ पर गए थे, उन्होंने भी कुछ आदेश किया है। जयपुरिया स्कूल समेत सभी स्कूलों के अभिभावकों की कुछ पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स को मैं पढ़ रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस वृद्धि क्यों, जबकि इस बारे में ऑलरेडी गाइडलाइंस हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं और हमारा हक है कि आप स्कूलों में कितने एडमिशन हैं, यानी टोटल एडमिशन्स की संख्या, उन स्कूलों में टोटल एडमिशन से कितनी फीस ली जाती है और आपका अधिकतम खर्चा क्या है किस मद में। इसका ब्यौरा जनता को सरकार के माध्यम से, सरकार की कंट्रोलिंग एजेंसीज के माध्यम से जानने का हक है, क्योंकि हम वहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं, कस्टमर नहीं है, स्टेक होल्डर्स हैं। तो पहला ये सवाल है कि आप अपने खर्चे का ब्यौरा और आप अपने इनकम का ब्यौरा डिटेल में दें, जिससे कि आपके लिए मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन मानकों के हिसाब से तय किया जा सके। दूसरा ये कि ऐसी कोई भी कमेटी का आज तक गठन क्यों नहीं हुआ जिसमें अभिभावक स्कूल की कमेटीज के साथ में मिलकर महत्वपूर्ण निर्णय ले सके। एक और बड़ा मुद्दा है कि सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड की, सीबीएसई ने आईसीएसई बोर्ड की प्रत्येक कक्षा के लिए निर्धारित सिलेबस आज तक नहीं है, जिसका फायदा ये स्कूल उठाते हैं और इसमें हर क्लास में अलग अलग पब्लिशर की किताबें चलाई जाती हैं, जिनको खरीदने के लिए अभिभावक बाध्य होता है। ये किताबें हर साल बदल दी जाती हैं। हमें याद है कि हम अपने बचपन में अपने भाई बहनों की किताब से पढ़ लेते थे और हमसे छोटे भाई बहन हमारी किताबों से पढ़ लेते थे। एक किताब एक फैमिली में 5 साल 6 साल आराम से चल जाती थी और उसको बड़ा सहेज के रखते थे। इससे कल्चर डेवलप होता था कि मुझे अपने छोटे को देना है और अपने बड़े से लेना है। आज वो कल्चर तो छोड़िए, ये पूरी तरह से कमर्शियलाइज हो गया है कि आज मेरी एक किताब अगले विद्यार्थी के काम नहीं आ सकती, क्योंकि वो कोर्स का करिकुलम में मोरलेस, करिकुलम तो वही का वही है, लेकिन वो पब्लिशर का नाम या कुछ लाइनें डिजाइन बदल दिया और मैं नया खरीदने के लिए मजबूर। ये एक तरह का गोरख धंधा है, इसके पीछे कोई नियत नजर नहीं आती। ये एक तरह का गोरख धंधा है और इसमें कमीशन का बड़े पैमाने पर खेल मालूम पड़ता है। इसकी जांच होनी चाहिए। जब एक निर्धारित सिलेबस होता है, जैसे कि यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, आप देखेंगे कि आपकी किताबों का सेट महज 150 या 200 रुपए में आ जाता है। हम कहते हैं कि अगर आईसीएसई बोर्ड का भी सिलेबस निर्धारित कर दिया जाए, या जो भी सिलेबस निर्धारित नहीं है अगर उनको निर्धारित कर दिया जाए, तो उनकी भी किताबें इतने में आ जाएंगी जो आज की तारीख में 2000 या 3000 रुपए की आती हैं। आपका तर्क ये हो सकता है कि आपकी किताबें बहुत बेहतरीन हैं, वो महंगी होती हैं। तो हमारा बहुत कॉमन सेंस लॉजिक ये है कि आपकी किताब का कंटेंट चाहे कोई भी हो, किताब की छपाई की लागत तो वही आती है। किताब की छपाई चाहे आईसीएसई बोर्ड की हो या सीबीएसई बोर्ड की हो या यूपी बोर्ड की हो, वो लागत वहीं की वहीं आएगी, इसलिए तर्क बेकार है। कई स्कूलों द्वारा ये दिया जाता है। कुछ स्कूलों में चुनिंदा ब्रांड की स्टेशनरी और चुनिंदा ब्रांड की किताबों का, जो मैंने अभी जिक्र किया, उसके लिए फोर्स किया जाता है कि फलानी दुकान से ही आपको ये मिलेगा। जब आप उस दुकान पे जाते हैं तो आपको एक पूरी किट दी जाती है, आपको छांटने की अनुमति नहीं है कि आप उसमें से कुछ चीजें ले लें, सस्ती जगह पर जाकर दूसरी चीजें ले लें। आपको एक किट दी जाती है और उस किट के अंदर जो भी चीजें अवेलेबल होती हैं वो आपको दुकानदार के द्वारा तय किए हुए मनमाने एमआरपी पर लेनी पड़ती है। ये इसमें एक बहुत बड़े कमीशन का खेल मालूम पड़ता है, जिसकी जांच होनी चाहिए। जो स्कूल से बुक लिस्ट मिलती है उस पर बुक सेलर का नाम होता है। हम ये जानना चाहते हैं कि शिक्षा के कार्य में जुटे हुए स्कूल आखिर स्कूल कॉपी किताब पेंसिल पेन क्यों बेच रहे हैं, और बेच भी रहे हैं और अपने कैंपस से बेच रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण सवाल है, प्लीज नोट करिएगा, क्या ये स्कूल ट्रेडिंग के लिए ट्रेड टैक्स या सेल टैक्स डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है? अगर है तो उसका ब्यौरा ये क्यों नहीं देते? किसी भी स्कूल के बिल पर टिन नंबर नहीं पड़ा होता है। अगर नहीं है तो ये सीधे तौर पर कर की चोरी है। इन स्कूलों में सरकारी अधिकारियों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। इस चोरी का इमीडिएटली जांच होनी चाहिए और अब तक उसके आधार पर उनसे टैक्स वसूला भी जाना चाहिए। स्कूलों को अपनी बिल्डिंग अधिकतर सरकार द्वारा बहुत सारी छूटें उनको मिलती हैं। कुछ को लीज पर जमीन मिलती है, कुछ को तमाम योजनाओं में छूट मिलती है। एक बहुत बड़ा हम लोगों के मन में ये होता है कि स्कूल बहुत बड़ा काम कर रहा है, बड़ी बिल्डिंग बनाई है, इन्होंने बहुत एयर कंडीशन लगाए हैं, तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इनको फीस जितना ही मांग रहे हैं वो जायज है। कुछ अभिभावक ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वो बहुत सारी छूट प्राप्त करते हैं। एलडीए नगर निगम द्वारा जमीनें सस्ती उनको मिलती हैं,
उनको तमाम विभागों द्वारा आरटीई के मद में पैसे मिलते हैं और भी तमाम छूट मिलती है, लेकिन इन छूटों का जिक्र कहीं नहीं होता। ये सरकारी फाइलों में बंद होती हैं, स्कूल की अलमारियों में बंद होती हैं। हमारी एक बहुत बड़ी मांग ये है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को जितनी भी छूट मिलती है उस छूट का ब्यौरा स्कूल के बाहर मेन गेट पर एक बोर्ड पर पेंटेड दर्ज होना चाहिए, उसको वहां पर मेंशन होना चाहिए कि हम क्या क्या छूट प्राप्त करें। और ना सिर्फ वो स्कूल के बोर्ड पर बल्कि उनके प्रोस्पेक्टस पर, उनके वेबसाइट पर, उनके एनुअल बुक में इसका बहुत साफ साफ चर्चा होना चाहिए। कई स्कूल अपने, लगभग सभी स्कूल अपने बिल्डिंग और शैक्षणिक कार्यों के लिए ही ये जमीन अलॉट कराते हैं सरकार से, लेकिन जो लैंड यूज है जिसका जिक्र है कि वो एजुकेशन के लिए दिया गया है, उस लैंड यूज के अलावा भी उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती हैं। जैसे कि अक्सर आप देखते होंगे स्कूलों में शादियों के लिए, पार्टियों के लिए बुकिंग की जाती है। क्या इन बुकिंग्स का कोई रजिस्टर या लेखा जोखा मेंटेन है? लाखों की इनकम इन स्कूलों की होती है। तो मेरी समझ से अगर ये हमारी ये मांग है कि अगर इस तरह की इनकम स्कूल करता है तो स्कूल की जो इनकम होती है उसका जो फायदा है वो वहाँ के स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, उनकी फीस में कटौती होनी चाहिए। तो वो स्कूलों को दबा लेने का, रख लेने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, ये इनकम का कोई लेखा जोखा है कि नहीं और संबंधित विभागों को उनका टैक्स भी दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। क्या वो बैंकेट हॉल खोलने के लिए बने हैं, क्या वो बारात घर खोलने के लिए बने हैं, या वो शैक्षणिक कार्य करने के लिए बने हैं, इसकी एक तो जांच हो। एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, आरटीई कानून के बारे में हम सब जानते हैं, बहुत इसके बारे में बातें की जाती हैं, बहुत बड़े बड़े इस पे अभियान चलते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है, आरटीई कानून क्या है एक लाइन के अंदर बता दूंगा कि सभी स्कूलों में उनकी कुल सीटों के 25% सीटों